जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7 जो हमारा है, जिसके 4 यूनिट्स हैं, ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। उसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। मैंने चारों एमसीक्यूज़ के जो अच्छे एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल द पीवाईक्यूज़ और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं लेकर आता हूँ, तो वो हम डिस्कस करेंगे। मैंने कोशिश करी कि एमसीक्यूज़ के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट सारे के सारे रिवाइज हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। आ जाओ फटाफट से, लेट्स स्टार्ट विद यूनिट नंबर 1। एग्जैक्टली पहला क्या बोलता है, कह रहा है प्रोवाइडिंग सोशल सेक्टर सर्विसेज, ओके, सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरी बात सुनो, जब बात आती है हेल्थ की, एजुकेशन की, तो बेटा वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हेल्थ एजुकेशन स्टेट का मैटर है। आप देखते हो ना कि गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स, हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल्स, यूपी के गवर्नमेंट स्कूल्स, क्योंकि वो स्टेट मैटर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्या, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। द मेन मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स ऑफ एनी नेशन, पूरे अगर हम किसी भी इकोनॉमी की बात करेंगे तो मैक्रो मतलब पूरी इकोनॉमी के लिए क्या गोल्स होते हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल अच्छा हो, है ना। इकोनॉमी ग्रो करने का मतलब होता है कि जीडीपी का जो हमारा ग्रोथ रेट है वो हमारे पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट से ज़्यादा हो, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना हो, प्राइस लेवल क्या हो, स्टेबल हो। ये 3 हमारे बेसिक इकोनॉमिक गोल्स होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एग्जैक्टली, ठीक है। फिर कहते हैं डैश वॉज अ बोल्ड एडवोकेट ऑफ फ्री मार्केट्स। हाँ, ये आपको पता होगा। किसने बोला था? एडम स्मिथ ने कहा था कि प्लीज़ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हमको नहीं चाहिए, कुछ बेसिक मैटर्स में चाहिए, जैसे कि आपका जुडिशियल सिस्टम हो गया, आपके पब्लिक गुड्स वगैरह हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लेकिन मार्केट के भरोसे छोड़ दो, आपको मिलेगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, है ना। फिर उसके बाद आपका कीन्स आए थे। कीन्स ने बेसिकली आपको बोला कि नहीं भाई, अपने को गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस वगैरह चाहिए, है ना। वो सब चीज़ें हमने पढ़ी है। तो बोल्ड एडवोकेट फ्री मार्केट का कौन था? सर एडम स्मिथ, ठीक है। एज पर एडम स्मिथ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट वॉज, तो भाई एडम स्मिथ ने बोला कि जो गवर्नमेंट का रोल है ना, वो बेसिक आपका डिफेंस में होना चाहिए, जो हमारी इकोनॉमी का डिफेंस है, हमारी कंट्री का डिफेंस है। दूसरा कि भाई जस्टिस मेंटेन करना, वो हम प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में नहीं छोड़ सकते, वो गवर्नमेंट को इंश्योर करना है। तीसरा आपके जो पब्लिक गुड्स हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, तो क्या बोला देखो, क्या एक तो नेशनल डिफेंस, यस, नेशनल सिस्टम ऑफ जस्टिस, लॉज वगैरह आपको प्रिपेयर करने, और मेंटेनेंस ऑफ हाईली बेनिफिशियल पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। तो ये आपके क्या है, गवर्नमेंट के रोल है, बाकी सब आप मार्केट पे छोड़ दो। थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस किसने दी है? 1959 की। ये सबको पता है, मैंने इकोनॉमिस्ट की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करी हुई है, उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है सारे के सारे इकोनॉमिस्ट के बारे में, दैट इज रिचर्ड मॉसग्रेव। 3 ब्रांच टेक्सोनोमी ऑफ द रोल द गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, हाँ, वो 3 रूल्स हैं, तीनों के नाम किसने दिए थे? टेक्सोनोमी का मतलब नाम देना, ठीक है। तो सबसे पहला आपका कौन हो गया सर? आपका रिसोर्स एलोकेशन, इनकम का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और मैक्रो इकोनॉमी का स्टेबलाइजेशन। ये आपके 3 गवर्नमेंट के रूल्स इंश्योर किए थे, किसने? रिचर्ड मॉसग्रेव ने अपनी बुक में। सर किसने? रिचर्ड मॉसग्रेव ने। तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, रिचर्ड मॉसग्रेव, ओके। विच ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शन येस इज कंसिडर्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक फंक्शन? हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। हमने 3 टाइप के फंक्शंस पढ़े, रिसोर्स एलोकेशन, इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। तो ऐसा बोला गया रिसोर्स का एलोकेशन और इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों आपके माइक्रो इकोनॉमिक फंक्शंस में आएंगे। मैक्रो का इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन आपका मैक्रो में आएगा, करेक्ट है। तो बोथ ए एंड बी, यस बोथ ए एंड बी, क्लियर है बात? अच्छा ठीक है, आ जाओ। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी इज एज्यूम टू टेक प्लेस ओनली व्हेन, तो देखो जितने भी टाइप ऑफ आपके मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोली है, परफेक्ट कंपटीशन है, ऐसा बोला गया कि भैया सबसे ज़्यादा जो रिसोर्सेज आपके एफिशिएंटली एलोकेट होते हैं वो आपके परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया? परफेक्टली कंपेटिटिव, एग्जैक्टली। बाकी सब में आपके रिसोर्सेज कहीं ना कहीं प्रॉपर्ली यूज नहीं होते। मार्केट फेलियर्स दैट हिंडर द एफिशिएंट एलोकेशन अकर ड्यू टू, तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, मार्केट फेलियर का मतलब ये होता है कि मार्केट में रिसोर्सेज प्रॉपर्ली आपके यूज नहीं हो रहे हैं, एलोकेट नहीं हो रहे हैं। उसके रीजंस बहुत सारे, जैसे कि हमने पहले पढ़ा मोनोपोली, कि मोनोपोली में क्या होता है बेटा, वो जानबूझ के सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ज़्यादा प्राइस कस्टमर से चार्ज करते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके रिसोर्सेज प्रॉपर्ली एलोकेट नहीं होते, करेक्ट बात है। दूसरा इनकम्प्लीट मार्केट्स, कि जो मार्केट्स में जितने गुड्स आपको प्रोड्यूस करने चाहिए, जिस प्राइस पे करने चाहिए, उतने नहीं मिल रहे हैं, है ना। जो प्राइवेट फर्म्स है, प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, सिर्फ वही वाले गुड्स बनाते हैं जिनमें उनको प्रॉफिट होता है। पब्लिक गुड्स की बात करो, मेरिट गुड्स की बात करो, ये आपको मार्केट में नहीं मिलते हैं, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना होता है ये वाले गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। तीसरा आपका एक्सटर्नैलिटीज़, वो आपका मार्केट फेलियर होता है कि भाई कोई इंडस्ट्री है, कोई मान लो कंपनी है, वो कंपनी क्या करती है, जब प्रोडक्शन करती है, कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस कर रही है, हाँ, तो यहाँ पे 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, एक आपकी कंपनी जो प्रोड्यूसर है, एक आपका कस्टमर, ठीक है। लेकिन ये प्रोड्यूस करने से क्या होता है बेटा, आपके किसी थर्ड पार्टी पे कोई नेगेटिव या फिर पॉजिटिव इंपैक्ट जनरेट हो रहा है, दैट इज एक्सटर्नैलिटीज, करेक्ट बात है, एग्जैक्टली। तो ये आपके 3 रीजंस हैं मार्केट फेलियर के, ठीक है। विच वन इज द एलोकेशन इंस्ट्रूमेंट, यस, दैट द गवर्नमेंट कैन यूज टू इन्फ्लुएंस रिसोर्स एलोकेशन। तो हमने एलोकेशन इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। जैसे कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डायरेक्टली गुड्स बनाएगी,
देखो रिसोर्स एलोकेशन में आपका क्या आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में कौन से गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए, दैट इज गवर्नमेंट का रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि जो गुड्स पब्लिक के वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड्स हो गया, स्कूल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, ठीक है, तो वो आपके क्या होंगे, वो गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोड्यूस कर सकती है। एग्जैक्टली गवर्नमेंट यहाँ पे मार्केट पॉलिसी लेकर आती है, मार्केट पॉलिसी एज इन कि भाई जो गुड्स गवर्नमेंट चाहती है कम बने, जैसे कि आपका अल्कोहल, आपके स्मोकिंग प्रोडक्ट्स, उस पर टैक्स लगा देगी तो वो महंगे हो जाएंगे तो कम बनेंगे। सब्सिडी दे दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, सोलर पैनल्स पे, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा बने, ये आपका मार्केट पॉलिसी हो गया, या इसको हम बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म। तीसरा आपका क्या हो गया, लॉज वगैरह बना दिए कि भाई हमने प्लास्टिक को बैन कर दिया, ये सब चीज़ें इनके रिगार्डिंग आपने लॉज बना दिए। तो यहाँ पे आंसर क्या है, गवर्नमेंट में प्रोड्यूस डायरेक्टली, येस सर येस, कोई भी गुड्स डायरेक्टली गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर सकती है। प्राइस मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, टैक्सेस, सब्सिडीज एंड हाँ जी लेजिस्लेशन एंड फोर्स, मतलब लॉ मेकिंग, तीनों के तीनों गवर्नमेंट यूज़ करती है। ये तीनों के तीनों आपके क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट है यूज़ करती है इन इट्स रिसोर्स एलोकेशन फंक्शन। एलोकेशन फंक्शन इन द गवर्नमेंट बजटिंग डिटरमाइंस, कि भाई आपके एलोकेशन फंक्शन में क्या डिटरमाइन करती है बेटा, तो देखो हाँ हमने पूरा का पूरा पढ़ा, एक पूरा का आपका बुक में एक पूरा का पूरा कौन आपका पैराग्राफ है कि कौन से गुड्स पे कितना टैक्स लगाना है। एग्जैक्टली हाँ या ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास जो टैक्स का रेवेन्यू आ रहा है, उस टैक्स के रेवेन्यू से कितना गुड्स बनेंगे, राइट। तो ये सब चीज़ें आपका है। तो देखो हु एंड व्हाट विल बी टैक्स्ड, करेक्ट बात है, ये आपके रिसोर्स एलोकेशन में आता है, बिल्कुल आता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर ये आपके इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन में भी आ सकता है। इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तब आता है कि भाई अमीरों पे टैक्स लगाओ, गरीबों पे मत लगाओ, जब स्पेसिफिकली बात होती है इनइक्वालिटी कम करने की। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कौन से गुड्स पे टैक्स लगाना है, किस पे टैक्स लगाना है, वो सब बात हो रही है, दैट इज रिसोर्स एलोकेशन। और गवर्नमेंट का रेवेन्यू किस तरीके से स्पेंड होगा, गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है वो एजुकेशन पे, आपके ट्रांसपोर्टेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कहाँ पे कितना कितना खर्च होगा, है ना। उसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि गवर्नमेंट कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगी, ये सारे के सारे आपके हो चुके हैं क्या, ऑल ऑफ द अबव। गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज आर लाइकली टू हैव एफिशिएंसी कॉस्ट, काय को सर रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि भाई आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं इनकम इनइक्वालिटी कम करनी है, गरीबों पे आप ज़्यादा पैसे खर्च करो, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करो, उनके लिए गुड्स प्रोवाइड करो, है ना, पब्लिक गुड्स वगैरह, अमीरों से टैक्स लो। तो इससे क्या होता है बेटा, इससे जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्योंकि उनसे आप टैक्स बहुत ज़्यादा ले रहे हो, यहाँ पे आती है आपकी क्या, डेड वेट लॉसेस, या फिर इसको हम बोलते हैं क्या, आपकी इनएफिशिएंसीज, है ना, इसको एफिशिएंसी कॉस्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं वो डिस्करेज होते हैं कि जब सरकार मुझसे इतना टैक्स ले रही है, मैं क्यों करूँ बिजनेस, मैं इंडिया से बाहर चला जाता हूँ या मैं कुछ और करता हूँ, वो सब चीज़ें। तो क्या बोलता है, जो आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, दैट मे क्रिएट डिसइंसेंटिव टू वर्क एंड सेव, करेक्ट है बात। द स्टेबलाइजेशन फंक्शन इज कंसर्न्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ येस एग्रीगेट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ। तो बेटा जब हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, उसमें हम बेसिकली क्या इंश्योर करते हैं कि आपका लेबर जो है वो एम्प्लॉयड है, बिल्कुल सही बात है ना, आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, लोग पैसा कमा रहे हैं, आपके रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूज़ हो रहे हैं, ओवरऑल आउटपुट आपका एग्रीगेट सप्लाई आपके एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है, प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहे। तो ये तीनों हमने पढ़े हैं, किस में पढ़े हैं, आपके मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज सेट टू एग्जिस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी का आउटपुट एग्रीगेट सप्लाई, यस सर, आप उतने गुड्स बना रहे हो जितनी आपकी कैपेसिटी है, मतलब आप अपनी कैपेसिटी प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर रहे हो, करेक्ट बात है। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, यस। आपके रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड है, इन्फ्लेशन आपका कम है, ये सब आपके क्या हो, ये अगर ये सब हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी स्टेबलाइज है, अच्छी बात है। आ जाओ, यूजिंग द प्रोसीड्स फ्रॉम क्या, यूजिंग द प्रोसीड्स फ्रॉम प्रोग्रेसिव टैक्सेस एंड यूजिंग इट फॉर फाइनेंसिंग पब्लिक सर्विसेज। अब मेरी बात सुनो, प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब अमीरों पे टैक्स लगाना, है ना, अमीरों पे ज़्यादा गरीबों पे कम। प्रोग्रेसिव टैक्स जैसे ही आया, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। फाइनेंसिंग पब्लिक सर्विस दैट बेनिफिट लो इनकम, तो जहाँ पे क्या होगा, रिच और पुअर का बात हो है, वो सब चीज़ें, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन, एग्जैक्टली। एम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, अगेन भाई कि भाई यहाँ पे हमको इनइक्वालिटी कम करना है, हमको पूरी सोसाइटी का वेलफेयर देखना है। देखो क्या ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, हाँ, तो जो भी आपके गुड्स एंड सर्विस आपकी इकोनॉमी में बनते हैं वो कहीं ना कहीं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब सबको मिले, सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिले काम करने की, सबको पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मिले, सबको आपका हेल्थ केयर सही हो, एजुकेशन सही हो, ये सब चीज़ें। एडवांसिंग द वेलबींग ऑफ दोज हु सफर फ्रॉम डेप्रीवेशन, जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है, आप उसके लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे हो, आप उनका वेलबींग इंप्रूव कर रहे हो, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपलिफ्ट कर रहे हो, यस। प्रोवाइडिंग इक्वालिटी, तो ये सारा का सारा आपका क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया। रिसेंटली इन द ईएस बजट द गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्स ऑन सिगरेट्स, अब सिगरेट्स पे टैक्स लगाया। अब यहाँ पे कोई अमीर गरीब इन सब की बात नहीं हो रही है, एक प्रोडक्ट पे आपने टैक्स लगाया क्योंकि आप चाहते हो कि वो प्रोडक्ट ना बने,
तो कौन सा गुड्स बने कौन सा ना बने, दैट इज रिसोर्स एलोकेशन। बहुत सिंपल आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो दिस विल बी रिसोर्स एलोकेशन फंक्शन एग्जैक्टली। द गवर्नमेंट अडॉप्टिंग अ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन टू टैक्स पीपल, जैसे यहाँ पे प्रोग्रेसिव, ये आपके PYQs है बेटा, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन आएगा तो आप समझ जाओगे दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल पॉलिसी जो डेलिबरेट पॉलिसी है, वेर इट यूजेस, फिजिकल पॉलिसी हमारे यूनिट 4 में आएगा भी सही है ना। तो फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या होता है बेटा कि यहाँ पे गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर और आपका टैक्स है ना, रेवेन्यू पॉलिसीज यूज़ करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, फिजिकल पॉलिसी इज डेलिबरेट, गवर्नमेंट लेकर आती है पॉलिसी जहाँ पे आपके टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, बोरिंग इनका यूज़ होता है। यस, बाकी यूनिट 4 में पढ़ेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी। तो काउंटर साइक्लिकल का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी इकोनॉमी में एक्सपेंशन चल रहा है, पीक पे आ चुके हो, उसको काउंटर करना है ताकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो जाए। इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, उसको काउंटर करना है ताकि एक्सपेंशन आ जाए, है ना, उसको काउंटर करने के लिए, उसके अगेंस्ट। यस सर, यस, ठीक है। तो कह रहे हैं अगर आपका क्या है प्राइमरी गोल ऑफ काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी क्या है, फिजिकल पॉलिसी का बेसिकली आपसे गोल पूछ रहा है। तो फिजिकल पॉलिसी तब आती है बेटा जब आपके इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस हैं, आपको जब इकोनॉमी को स्टेबिलाइज करना होता है। मान लो जब इन्फ्लेशन लेवल बहुत ज़्यादा हो गया तब आपकी फिजिकल पॉलिसी आती है, कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है तब आती है। तो आंसर मेन क्या होगा, स्टेबिलाइजिंग द इकोनॉमी। मेन बात यहाँ पे क्या है, इकोनॉमी को स्टेबिलाइज करना, एग्जैक्टली। तब जाके गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम ज़्यादा करता है या टैक्सेस को कम ज़्यादा करता है। डैश डील्स विद द डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस एंड फाइनेंशियल रिलेशन अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। समझ गए, जैसे ही आया फाइनेंशियल रिलेशंस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिजिकल फेडरलिज्म। फिजिकल फेडरलिज्म का मतलब ये था बेटा कि आपको सेंटर और स्टेट के बीच का जो फाइनेंशियल रिलेशंस है, हाँ जी, उसके लिए काम करना है कि सेंटर अपना कितना टैक्स का रेवेन्यू स्टेट के साथ शेयर करे, कौन सी स्टेट को कितना ग्रांट मिले, कितना लोन मिले और वो सब चीज़ें, दैट इज आपका फिजिकल फेडरलिज्म। यस, ओके। इकोनॉमी का स्टेबिलाइजेशन एंड इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो देखो, इकोनॉमी स्टेबिलाइज करनी है, मैक्रो इकोनॉमिक फंक्शन है, पहली बात तो ऑब्वियस ही बात है सेंट्रल गवर्नमेंट। इकोनॉमी स्टेबिलाइजेशन के लिए आप क्या लेकर आते हो, आपकी फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ जी। इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन में आपका इनकम टैक्स आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। मेरी बात सुनो, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन आता माइक्रो इकोनॉमिक फंक्शन पे है, जैसे यहाँ पे कंपनीज की बात होती है, यहाँ पे किस पे कितना टैक्स लगाना है, वो सब चीज़ें, इसलिए माइक्रो में आता है। फंक्शन किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ध्यान रखना इस बात को, क्वेश्चन बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है, ठीक है एवरीबडी। आर्टिकल देखो, आर्टिकल्स बेटा मैंने आपको क्लास में बहुत कोशिश करी है याद करवाने की, बहुत सारे हमने चीज़ें यूज़ करी है कि फटाफट से हमको याद हो जाए। तो ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, कि आर्टिकल्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेमार्केट्स पावर ऑफ यूनियन स्टेट। सर डेमार्केट्स का मतलब होता है डिवाइड करना, यूनियन और आपके स्टेट के बीच में पावर्स को डिवाइड करना। जो लिस्ट वगैरह बनी हुई है उसकी बात हो रही है, एग्जैक्टली। आप बात समझ गए। तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 246, जो पावर्स को डिवाइड करता है, जो पावर्स को डिवाइड करता है ना। यूनियन लिस्ट आपकी है, कॉन्करेंट लिस्ट, उसकी बात हो रही है, ठीक है। इधर तो फाइनेंस कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फाइनेंस कमीशन का बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, आपके सेंटर और स्टेट के फाइनेंसिस देखना, हाँ या ना, कि कौन से स्टेट का फाइनेंस बहुत वीक हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं ग्रांट प्रोवाइड करना, या सेंटर के टैक्सेस को ज़्यादा शेयरिंग उस स्टेट में होनी चाहिए, ये सब चीज़ें, हाँ जी, ये सब चीज़ें, राइट, ठीक है। कौन से स्टेट को कितना पैसा मिलेगा, उसके लिए प्रॉपर एक आपके प्रिंसिपल्स बनते हैं कि कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी स्टेट गरीब है, उसको ज़्यादा दो पैसा, वो सारे प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे क्या बोलता है, इवेल्युएटिंग द स्टेट ऑफ फाइनेंसिस, कि सेंटर का फाइनेंस की स्टेट क्या है, स्टेट का मतलब कंडीशन, एंड स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन से स्टेट गवर्नमेंट्स के बाद कितने फाइनेंसिस, कितना पैसा आ रहा है, कितना उनका खर्चा है, ये सब देखना। रिकमेंडिंग द शेयरिंग, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे अभी 41% है, ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 100 रुपये का टैक्स का रेवेन्यू है उसमें से 41 रुपीज़ हम किसको देते हैं, स्टेट्स को देते हैं। तो ये 41% कौन डिसाइड कर रहा है, रिकमेंडेशन किसका होता है, फाइनेंस कमीशन का होता है, बिल्कुल सही। अब 41% में से कितना पैसा कौन सी स्टेट को मिलेगा, ये सुनो, ये कैसे डिसाइड होगा, उसके लिए हम प्रिंसिपल्स लेकर आते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि भाई कितना फॉरेस्ट का एरिया है, कितना पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, यस। द 15th फाइनेंस कमीशन, हाँ, कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, 2017 में, तो 27 नवंबर 2017। ये आप 2-3 बार रीड करोगे तो इनकेस अगर एग्जाम में आ गया तो आपको आता होगा, तो घबराओ मत कि सर डेट्स कैसे याद रखेंगे, 2-3 बार रीड कर लेना, वो हो जाएगा। फिर कह रहा है क्या, हाउ कैन द गवर्नमेंट परफॉर्म अ रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द बजट। अच्छा ठीक है, कि भाई एक्सपेंडिचर साइड पे किस तरीके से आप रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो हम क्या करेंगे कि जो कहीं ना कहीं आपके थोड़े से आप बोल सकते हो कि जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग लोग नहीं हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड करना, उनके लिए खर्चा करना, उनको कहीं ना कहीं ट्रांसफर पेमेंट्स करना, वो सब चीज़ें, बाय प्रोवाइडिंग फ्री और सब्सिडी एजुकेशन, हेल्थ केयर टू डिजर्विंग पीपल, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, बेटा ये रेवेन्यू साइड हो गई ना, गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन है वो रेवेन्यू होता है, दिस इज रेवेन्यू साइड, आपसे एक्सपेंडिचर साइड पूछा गया है, तो ध्यान रखना इस बात को, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। हु कैन लेवी टैक्स इन एग्रीकल्चर इनकम, ये भी हमने पढ़ा है बेटा, किस चीज़ पे कौन टैक्स लगा सकता है।
तो लैंड हो गया, एग्रीकल्चर इनकम हो गया, इस सब पे बेटा स्टेट का हक है ना। वैसे जो आपका इनकम टैक्स होता है, जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है, वो आपका सेंटर का है। एग्रीकल्चर पे, लैंड एंड बिल्डिंग पे वो किसका था? आपका स्टेट का। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेड शेयर ऑफ स्टेट्स इन द सेंट्रल टैक्सेस, तो अभी कितना है बेटा आपका 2021 से 26 तक आपका 41% है, एग्जैक्टली, ठीक है। बोरिंग्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बोरिंग बाय स्टेट्स आर डिफाइंड अंडर, हमने याद किया था, बिल्कुल याद किया था कि आर्टिकल 292 एंड 293, यहाँ पे बात होती है बोरिंग्स की, ठीक है। अगेन आर्टिकल्स को बेटा मैंने जिस तरीके से याद कराया, अगर आपने वन शॉट भी देखा होगा, आपने क्लासेस देखी होंगी, जैसे भी प्रॉपर्ली आर्टिकल्स को याद करने की कोशिश करिए, एक दो बार रीड करना, उससे हो जाएगा। डैश इज इंटरेस्टेड विद प्रोवाइडिंग सोशल सेक्टर सर्विसेज, जैसे कि आपका हेल्थ एंड एजुकेशन, पुलिस प्रोटेक्शन, ये हमने पहले भी पढ़ा, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग लेजिस्लेशन इन द कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है जिसमें बेटा सेंटर और स्टेट मिलकर कहीं ना कहीं लॉ बनाते हैं, ठीक है। दोनों के पास पावर है, लेकिन अगर मान लो लड़ाई हो जाए किसी चीज़ पे, दोनों मिलकर नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर किसका लॉ प्रिवेल करेगा? प्रिवेल करेगा बेटा आपका सेंटर का। किसका? सेंटर का, हाँ जी सेंटर का, मोदी जी का। डैश इज इंटरेस्टेड विद क्या? पब्लिक, हाँ यूटिलिटी सर्विस, वाटर एंड सैनिटेशन, जो आपका लोकल है, आपके पास पानी का बिल आता है, उसमें क्या लिखा होता है? म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, मतलब जो लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो दिस इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यस। While recommending the transfers, Finance Commission consider issues related to dash, which deals with deciding about the share of all the, अच्छा समझ गया। तो यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी की बात करिए, तो मेरी बात सुनो, दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट, यस। सेंट्रल गवर्नमेंट सारी स्टेट्स के साथ कितना पैसा शेयर करेगी, दैट इज वर्टिकल इक्विटी। अब स्टेट्स में कितना पैसा वो बटेगा, जैसे अगर 41 रुपीज़ है, तो 41 रुपीज़ कौन सी स्टेट को कितना मिलेगा, दैट इज आपका हॉरिजॉन्टल इक्विटी। तो क्या बोलता है? डैश विच डील्स विद डिसाइडिंग अबाउट द शेयर ऑफ ऑल द स्टेट्स, ऑल द स्टेट्स में आपका क्या आ जाएगा? वर्टिकल इक्विटी, यस, ठीक है। एंड विच डील्स विद एलोकेशन अमंग द स्टेट्स, दैट इज हॉरिजॉन्टल इक्विटी। तो आपका वर्टिकल इक्विटी, हॉरिजॉन्टल इक्विटी, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। जीएसटी आपका रोल आउट कब हुआ था? आपके सीए डे पे, दैट इज 1 जुलाई 2017, ओके, 1 जुलाई को आपका सीए डे होता है। जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस, तो ये मैंने आपको समझाया था पूरा का पूरा कि ये जो आपके मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स थी, जीएसटी से पहले बेटा उनका टैक्स का रेवेन्यू ज़्यादा था, क्योंकि उनको एक्साइज ड्यूटी मिलता था और वो सब चीज़ें। लेकिन अब क्या हुआ? जीएसटी बन गया कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स का मतलब जहाँ पे गुड्स एंड सर्विस का कंजम्पशन हो रहा है ना, वहाँ पे टैक्स जाएगा। तो जो स्टेट सिर्फ गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो वहाँ पे तो टैक्स आ नहीं रहा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स नहीं है, कंजम्पशन पे है। तो इसलिए बेटा उनके रेवेन्यू के लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए, हाँ जी, क्या आया था? जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स, हाँ जी, फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू, करेक्ट बात है, ठीक है। डैश इज अप्लाइड टू इंटर स्टेट, ये तो हमने अकाउंट्स में पढ़ा है, आईजीएसटी, हाँ जी। इंट्रा स्टेट में आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। इंटर स्टेट में एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक आपका आईजीएसटी लगता है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस अमंग स्टेट्स, हाँ जी, ठीक है। तो मुझे बताओ भाई, जब बात आती है इसमें कि भाई कौन से स्टेट, कौन सा आपका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, ठीक है, कि यहाँ पे क्या लिखा है? विच आर्टिकल कंटेन स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस अमंग द स्टेट्स। तो एक पूरा का पूरा हमने पैराग्राफ पढ़ा है कि भाई, और इसी में आपका फाइनेंस कमीशन का भी कहीं ना कहीं जो क्या कहते हैं उसको इंट्रोडक्शन आया था, ठीक है। तो आर्टिकल 268 से 281, 268 से 281 एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये सारे के सारे आर्टिकल्स से मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि हमने कहाँ पे पढ़े हैं। एक सेकेंड रुको, हाँ जी। तो देखो, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सबसे पहले एक आपका आर्टिकल आया 246, और जो साफ साफ बोलता है कि भाई जितने भी आपकी पावर्स हैं हमने डिवाइड कर दिया, एक आपके यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपका कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। देन उसके बाद हम नीचे आते हैं कि कौन से टैक्सेस सेंटर लगाएगा, कौन से आपके स्टेट लगाएगा, अच्छा ठीक है। देन नीचे आए हम, और नीचे आए जब हमने शुरू किया अपने फाइनेंसेस, तो सबसे पहले आ गया 268 to 281। यहाँ पे लिखा है कि भाई किस तरीके से फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कौन सा रेवेन्यू किसके पास जाने वाला है, कौन कितना खर्चा वर्चा, वो सब चीज़ें। ये मैंने आपको क्लास में बहुत कोशिश करी थी इसको पूरा का पूरा याद दिलाने की। एक आर्टिकल आता है आपका 280 जो आपका किसके लिए? फाइनेंस कमीशन के लिए, ठीक है। आ जाओ फटाफट से आ जाओ। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 268 to 281 जब आपका फाइनेंस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है। तो कह रहा है रिचर्ड मोसग्रेव ने इंट्रोड्यूस करा 3 ब्रांच टैक्सिमोनी, और वो आपको नाम बताने, तो बहुत ईजी है, मैंने आपको बता भी दिए। एक आपका रिसोर्स एलोकेशन है, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस वाला आ गया कि कौन से गुड्स आपकी इकोनॉमी बनने चाहिए। एक आपका इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन है, और दूसरा आपका मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। विच सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, यस, अंडर विच सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट डू द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव इक्वल। तो बेसिकली एक आपका वर्डिक्ट आया था, मतलब आपका जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें बोला कि भाई
जो स्टेट आपका है और सेंटर आपका है, दोनों के पास पावर्स है जीएसटी के लॉज बनाने की, है ना, कि यूनियन एंड स्टेट बोथ हैव इक्वल साइमल्टेनियस यूनिक पावर्स। तो वर्डिक्ट आया था बेटा, आपको बस ध्यान होना चाहिए, मई 2022 में आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कौन लगाता है, ये पहले भी आ चुका है, स्टेट गवर्नमेंट लगाता है, ठीक है। गवर्नमेंट का डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जब भी बात आ रही है गुड्स के प्रोडक्शन की, तो वो कौन सा फंक्शन होगा बेटा, वो फंक्शन होगा आपका रिसोर्स एलोकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड फॉर इंटरस्टेट, आई थिंक ये पहले भी कर चुके हैं हम, दोबारा रिपीट हो गया ये, इसको छोड़ दो। विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मेंटेन्स फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया, तो कौन सी है। फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब ये था कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या सर, आपका टैक्सेस वगैरह, आपका रेवेन्यू वगैरह बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और यहाँ पे आ जाता है आपका फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और आपका आर्टिकल कौन सा था बेटा, 280, करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द की फंक्शंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी एम्स एट एलिमिनेटिंग द मैक्रो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, बेटा जैसे ही आपको दिखे एलिमिनेटिंग मैक्रो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, कि आपके इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएशंस हो रही है उसको एलिमिनेट करना, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंक्शन, करेक्ट बात है, ठीक है। गवर्नमेंट का रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लीड्स टू डेड वेट लॉसेस, पहले भी पढ़ा हमने, और ट्रस्ट में मुझे लगता है इन्हीं में से आपको कोई एमसीक्यूज आपके एग्जाम में दिखेगा कि भाई डेड वेट लॉसेस, एफिशिएंसी कॉस्ट, इनएफिशिएंसीज, वो सब चीज़ें क्यों होती है, क्योंकि भाई आप टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा देते हो, करेक्ट बात है। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो क्या होता है, वो डिस्करेज होते हैं, वो डिसइंसेंटिव होता है, येस, एक्ट्स एज डिसइंसेंटिव टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड वर्क। उसके बाद बोलता है व्हाट इज़ अ नेट डिविजिबल पूल। नेट डिविजिबल पूल का मतलब ये है बेटा कि आप ये मान लो कि ये वो पैसा है जो आपका सेंटर और स्टेट में डिवाइड होता है, दैट इज नेट डिविजिबल पूल। तो क्या बोलता है, पोर्शन ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, टोटल टैक्स रेवेन्यू का ये वो पोर्शन है, ठीक है, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, सिंपल सी बात है। ओके फैंटास्टिक, ये आपका यूनिट नंबर 1 था। फटाफट से आते हैं यूनिट नंबर 2 पे। मार्केट फेलियर्स के बारे में हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। कह रहे कंप्लीट मार्केट फेलियर, एक होता है इनकम्प्लीट, एक होता है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब है जो गुड्स है ना लोग मांग रहे हैं वो मार्केट में है ही नहीं, जैसे पब्लिक गुड्स हम मांग रहे हैं, रोड बनाओ, रोड ही नहीं बन रही, आप बात समझो, हाँ है ना, कि मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बोलते हैं कि है उतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है, दैट इज आपका क्या होता है, इनकम्प्लीट मार्केट फेलियर, ठीक है, कि थोड़े बहुत गुड्स तो बन रहे हैं। यहाँ पे क्या बोलता है कि भाई बिल्कुल गुड्स ही नहीं बन रहे, मार्केट डज नॉट सप्लाई एट ऑल, कि भाई स्कूल्स ही नहीं बन रहे, तो मार्केट डज नॉट सप्लाई प्रोडक्ट्स एट ऑल डिस्पाइट द फैक्ट्स दैट ये गुड्स हमको चाहिए गवर्नमेंट स्कूल्स बने, हमको चाहिए अच्छी रोड्स बने, आप बात समझिए, ठीक है। एक्सटर्नैलिटीज आर ऑल्सो रेफर टू एज, तो बेटा एक्सटर्नैलिटीज के बहुत सारे नाम हैं, तीनों के तीनों आपके नाम है, स्पिल ओवर, नेबरहुड इफेक्ट और आपका थर्ड पार्टी इफेक्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। डैश इज इनिशिएटेड, स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट होता है आपके प्रोडक्शन से, हाँ। इम्पोजेज ऑन एक्सटर्नल कॉस्ट, बेटा जब भी कॉस्ट आएगी इसका मतलब नेगेटिव इंपैक्ट है, और जब बेनिफिट आएगा इसका मतलब पॉजिटिव इंपैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, प्रोडक्शन में इनिशिएट हुआ तो नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज, करेक्ट बात है। विच ऑफ द बिलो इज इनिशिएटेड इन कंजम्पशन, तो कंजम्पशन से मतलब मान लो बेटा जैसे लोग जो होते हैं, हाँ रोड पे कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, कोई स्मोकिंग प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहा है, उसकी वजह से आसपास के एनवायरनमेंट में नेगेटिव इंपैक्ट आता है, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सटर्नल बेनिफिट्स, तो ये तो सब्सिडी हो गया, कि जैसे यहाँ पे था कि भाई लोग अगर अपने वैक्सीन प्रॉपरली लगाएंगे तो आपके आसपास सारे के सारे लोगों को कोई भी कंटेजियस डिजीज नहीं होगी, ये सब चीज़ें हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो क्या बोला, एक्सटर्नल बेनिफिट, तो पहली बात तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और कंजम्पशन से स्टार्ट हुआ तो पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज, इजी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सोशल कॉस्ट आर, सोशल कॉस्ट का मतलब है पूरी सोसाइटी का कॉस्ट, जिसमें आपका बिजनेस का प्राइवेट कॉस्ट भी आएगा और उसकी वजह से जो थर्ड पार्टी पे कॉस्ट आ रहा है जिसको एक्सटर्नल कॉस्ट बोलते हैं, तो वो पूरा आएगा, पूरी सोसाइटी का कॉस्ट, तो प्राइवेट कॉस्ट और आपका एक्सटर्नल कॉस्ट। तो देखो सोशल कॉस्ट आर बोर्न बाय बिजनेस इन अ ट्रांजेक्शन, तो बेटा सोशल कॉस्ट में जो एक्सटर्नल कॉस्ट होती है ना वो बिजनेस बियर नहीं करता, है ना, कि भाई कोई कंपनी है जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, आसपास के लोगों की तबीयत खराब हो रही है, तो उनकी जो तबीयत खराब हो रही है, जो मेडिकल हॉस्पिटल के बिल्स आ रहे हैं, वो बिजनेस थोड़ी बियर कर रहा है, ठीक है। तो एक्सटर्नल कॉस्ट बिजनेस बियर नहीं करता है, ठीक है। सोशल कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट बोर्न बाय थर्ड पार्टीज। अच्छा, सोशल कॉस्ट सिर्फ एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं है ना, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट है, एग्जैक्टली क्लियर है बात, ओके। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स, मतलब आपके पब्लिक गुड्स, अब बात समझे, तो किसने कहा था, पॉल ए सैमुअल्सन ने। जैसे मैंने बोला कि इकोनॉमिस्ट का पीडीएफ मैंने दे रखा है, वो एक बार रीड कर लेना। पब्लिक गुड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, तो बेटा पब्लिक गुड्स ऐसे होते हैं जैसे कि आपका पार्क हो गया, आपके रोड्स हो गए, आपके स्ट्रीट लाइट्स हो गई, नॉन एक्सक्लूडेबल, आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि तू ये पब्लिक गुड्स यूज़ नहीं कर सकता, पब्लिक गुड्स इज फॉर एवरीबडी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं सर, कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स, हाँ जी, कि पूरे कम्युनिटी का है, पूरी सोसाइटी का है, हाँ है ना। और इसमें ऐसा होता है, इसमें होती है नॉन राइवलरी,
नॉन राइवलरी का मतलब ये होता है कि अगर मान लो बेटा मैंने कोई पब्लिक गुड्स कंज्यूम किया तो मेरे उसको कंज्यूम करने से किसी दूसरे के लिए वो कम नहीं हो गया, दैट इज आपका राइवलरियस गुड्स, ठीक है, जो प्राइवेट गुड्स होते हैं। तो नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड नॉन राइवलरी, गॉट इट। कह रहा है दो पब्लिक गुड्स आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, यस सर। अगर लेफ्ट टू द मार्केट मतलब अगर गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे, पूरा का पूरा अगर इसको हम सोसाइटी पे छोड़ देंगे तो क्या होगा भाई, इफ़ लेफ्ट टू द मार्केट, तो बेटा फिर जो आपकी पूरा का पूरा जो मार्केट पे छोड़ दिया आपने, ठीक है, तो बनेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें आपका प्रॉफिट ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि पब्लिक गुड्स में प्रॉब्लम होती है फ्री राइडर प्रॉब्लम, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं, हाँ, तो कोई पैसे पे करता नहीं है, तो इसलिए ये प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। नॉट प्रोड्यूस या अंडर प्रोड्यूस, इसका मतलब बोथ है एंड बी, ठीक है सर। ये तो बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होंगे या जितने प्रोड्यूस करने चाहिए उतने नहीं होंगे। स्मोकिंग सिगरेट्स इन पब्लिक कॉजेज पैसिव स्मोकिंग बाय अदर्स, एग्जाम्पल ऑफ, तो मेरी बात सुनो सर, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक नेगेटिव बेनिफिट जनरेट हो रहा है, एग्जैक्टली दिस इज अ नेगेटिव बेनिफिट। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा सर, यहाँ पे आपका पहली बात तो नेगेटिव वर्ड आएगा, हाँ, किसकी वजह से नेगेटिव बेनिफिट जनरेट हो रहा है, कंजम्पशन की वजह से, कोई सिगरेट कंज्यूम कर रहा है, हाँ है ना, तो नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज, करेक्ट है, पहली बात तो आपका ये हो गया। अब इसका इंपैक्ट किस पे आ रहा है, थर्ड पार्टी के कंजम्पशन पे या थर्ड पार्टी के प्रोडक्शन पे, थर्ड पार्टी के कंजम्पशन पे आ रहा है, जो आपके आसपास के लोग हैं। तो नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन कंजम्पशन, इसका मतलब आंसर क्या है, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी, किसी के कुछ कंज्यूम करने से कोई नेगेटिव इंपैक्ट जनरेट हुआ और थर्ड पार्टी के कंजम्पशन पे, आसपास के लोग जो आपके आसपास चल रहे हैं उनके ऊपर आ रहा है, एग्जैक्टली किसी के बिजनेस पे इंपैक्ट नहीं आ रहा, रिसीव्ड इन द कंजम्पशन, ठीक है। अगर यही इंसान मान लो किसी कंपनी में जाके स्मोकिंग करे, अल्कोहल पी के चला जाए, तो फिर बिजनेस में इंपैक्ट आएगा, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन प्रोडक्शन, ठीक है। Firm that offers training to the employees, yes, to increase their skills, generate benefits for other firms. पहली बात तो benefits आ रहा है, पॉजिटिव आएगा। When they hire such workers, तो मेरी बात सुनो, फर्म ने क्या करा, ट्रेनिंग दी एम्प्लॉयज़ को, तो बेटा पॉजिटिव बेनिफिट कौन जनरेट कर रहा है, फर्म। कौन जनरेट कर रहा है, फर्म। तो पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज, करेक्ट बात है। इस पॉजिटिव बेनिफिट किसको मिल रहा है सर, किसको मिल रहा है बेटा, फॉर अदर फर्म्स, तो दूसरे के प्रोडक्शन पे, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज रिसीव्ड इन प्रोडक्शन, इसका मतलब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया, ठीक है। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, तो कंजम्पशन है, नेगेटिव कंजम्पशन। इम्पेयरमेंट इन एफिशिएंसी ऑफ वर्क, समझ में आ गया। नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज जो वर्क पे मतलब प्रोडक्शन पे नेगेटिव इंपैक्ट है, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज रिसीव्ड इन द प्रोडक्शन, यस, गॉट इट सर, ठीक है। आ जाओ। डैश इज अबाउट इन्फॉर्म्ड पर्सन टेकिंग एडवांटेज ऑफ लेस इन्फॉर्म्ड पर्सन, मतलब दो पार्टीज हैं, किसी एक के पास ज़्यादा नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, किसी दूसरे के पास इन्फॉर्मेशन कम है। जिसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, जिसमें हमने हेल्थ इंश्योरेंस का एग्जांपल लिया था, कार इंश्योरेंस का एग्जांपल लिया था, तो जिसके पास इंश्योरेंस है, यस, जिसको इंश्योरेंस लेना है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में मान लो मुझे इंश्योरेंस लेना है, तो मेरी हेल्थ के बारे में मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, मैं उसका फ़ायदा उठाता हूँ, मैं बताता ही नहीं हूँ इंश्योरेंस कंपनी को कि मेरे को ये प्रॉब्लम्स है, ताकि मेरा इंश्योरेंस का प्रीमियम कम आए, हाँ या ना, ठीक है। तो मेरी बात सुनेंगे, तो भाई लेस इन्फॉर्म्ड पर्सन को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, हाँ, क्यों, इन्फॉर्म्ड पर्सन टेकिंग एडवांटेज ऑफ लेस इन्फॉर्म्ड पर्सन, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, तो मेरी बात सुनो ध्यान से, यस। मेन यहाँ पे वर्ड क्या है, अनऑब्जर्व्ड एक्शन, करेक्ट बात है। इसका मतलब क्या है बेटा, ये बात कर रहे हैं मॉरल हजार्ड की, कोई देख नहीं रहा, यस। इसमें हमने कार का एग्जाम्पल लिया था कि आप कार बहुत गंदी तरीके से चलाते हो, करेक्ट बात है, बहुत गंदी तरीके से आपने कार चलाई, ओके राइट, उसको कोई लगभग गई, कार को डेंट वेंट वगैरह आ गया, कुछ कार में आप बोल सकते हो डैमेज हो गया, आप बोल रहे हो भाई ये तो सामने वाले की गलती थी, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांग रहे हो आप। अब बात समझ, दैट इज मॉरल हजार्ड, कि आप क्या कर रहे हो, आप जानबूझ के उसका फ़ायदा उठा रहे हो। हाँ, इसमें एक और बात होती है कि आफ्टर, हाँ, आपने इंश्योरेंस ले लिया, इंश्योरेंस लेने से पहले अगर आप उसका फायदा उठाते हो, दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस वाला, करेक्ट बात है, उसको एडवर्स सिलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो आंसर क्या हो गया, मॉरल हजार्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ लेमन प्रॉब्लम किसने दी थी बेटा, ये आपको पता ही है, जॉर्ज एकरलॉफ, ठीक है। ऑल्सो नोन एज कमांड सोल्यूशंस, यस, प्रोहिबिट स्पेसिफिक एक्टिविटीज दैट एक्सप्लिसिटली क्रिएट नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। सर व्हाट इज कमांड सोल्यूशंस, गवर्नमेंट ने बोला ये करने का तो करने का, गवर्नमेंट का सोल्यूशन, डायरेक्ट कंट्रोल्स, हम होने ही नहीं देंगे पॉल्यूशन, है ना, एवरीबडी ऐसे नो, इंडस्ट्री पे हम लगाएंगे स्टैंडर्ड्स, तुम इतना पॉल्यूशन नहीं कर सकते, हम यहाँ पे लगाएंगे पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, दैट इज डायरेक्ट कंट्रोल, कमांड सॉल्यूशंस, बिल्कुल सही, कि हमें क्या करना है, डायरेक्टली पॉल्यूशन ही कंट्रोल कर देना है, कि भाई आप कर ही ना पाओ। दूसरा होता है मार्केट बेस्ड, कि भाई आप क्या करो, उस पर टैक्स लगाओ, वो सब चीज़ें। डायरेक्ट कंट्रोल का मतलब है तेरे को करने नहीं दूंगा, बैन कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है।
कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्यूशन टैक्स किसने दिया था बेटा? पिगू, है ना, पिगू टैक्स, पिगुवियन टैक्स, पिगुवियन टैक्स। प्रॉब्लम्स इन एडमिनिस्ट्रिंग एन एफिशिएंट पोल्यूशन टैक्स। पोल्यूशन टैक्स लगाने में प्रॉब्लम क्या होती है? पहले तो बेटा डेटा कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। पहली चीज़ तो ये थी, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है? दूसरा बोलता है भाई आप लगा लो जितना मर्जी आपको टैक्स लगाना है, अगर आपके गुड्स की डिमांड इनइलास्टिक है तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे कि हमने बोला कि भाई हमने सिगरेट्स पे, हमने अल्कोहल पे, इन सब पे आपने बहुत टैक्स वगैरह लगा दिया, ठीक है, लेकिन क्योंकि इनकी डिमांड इनइलास्टिक है, आप जितना मर्जी टैक्स लगाओ, टैक्स से क्या होता है? गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। क्यों? डिमांड इनइलास्टिक है। तो क्या बोलता है? कह रहा भैया इफ़ द डिमांड इज इनइलास्टिक येस द टैक्स मे नॉट हैव एन इनसिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। डिमांड कम नहीं होगी तो प्रोडक्शन आपका कम नहीं होगा, पॉल्यूशन कम नहीं होगा, ठीक है। डैश आर द गुड्स दैट हैव सब्सटैंशियल पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, मेरिट गुड्स, और नेगेटिव डीमेरिट गुड्स। सही बात है, ईजी, यस। डैश इज द मैक्सिमम प्राइस सेलर्स आर अलाउड टू चार्ज। इससे ऊपर आप नहीं जा सकते, इसके ऊपर सीलिंग आपने क्या लगा दी है? सीलिंग लगा दी है कि आप इससे ज़्यादा प्राइस मत चार्ज करना। हाँ, इससे नीचे, हाँ जी, आप नहीं कर सकते, तो इसका मतलब वो फ्लोरिंग हो गया। तो दैट इज, हाँ जी, ये हो गया प्राइस सीलिंग। मिनिमम प्राइस जो आपको बायर्स को पे करना ही करना है, एमएसपी कि मिनिमम प्राइस बायर्स आर रिक्वायर्ड टू पे। फ्लोरिंग की बात हो रही है, ठीक है। व्हेन प्राइस ऑफ सर्टेन एसेंशियल कमोडिटीज आर राइज एक्सेसिवली, अगर किसी गुड्स के, जैसे होता है ना कि भाई कुछ सीजन्स में, हाँ, एग्रीकल्चर गुड्स का प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं हुआ, है ना, बारिश अच्छी नहीं आई या ज़्यादा आ गई, तो अनियन के, टमाटोज के प्राइस काफ़ी बार बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट इंश्योर करता है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो, तो वहाँ पे लगती है सीलिंग। क्या लगती है? सीलिंग। अच्छा, ठीक है। सारा, हाँ जी, आपके PYQs है। सारा इज कंसिडरिंग परचेज ऑफ अ यूज्ड कार फ्रॉम अ प्राइवेट सेलर, ठीक है, नेम जॉन। जॉन क्लेम्स दैट कार इज इन एक्सीलेंट कंडीशन, बहुत बढ़िया गाड़ी है भाई, ले लो। हाउएवर जॉन इज अवेयर दैट द कार हैड सिग्निफिकेंट डैमेज। जॉन को पता है कि बेटा कार में सिग्निफिकेंट डैमेज है, लेकिन वो नहीं बता रहा क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन है। करेक्ट बात है, हाँ ना, ये पढ़ा है हमने, बिल्कुल पढ़ा है। ये किसने पढ़ा है? लेमन प्रॉब्लम में पढ़ा है, ठीक है। बट ही हैज़ रिपेयर्ड इट विदाउट डिस्क्लोजिंग। करेक्ट बात है। तो विच कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स? लेमन प्रॉब्लम। जब कार वाला प्रॉब्लम आएगा दैट इज लेमन प्रॉब्लम, एग्जैक्टली। द कैप एंड ट्रेड मेथड हमने पढ़ा है, बिल्कुल। यूज बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर पॉल्यूशन इज मिनिमाइज्ड इन द मोस्ट इफेक्टिव वे। कैप एंड ट्रेड में क्या था बेटा कि गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे के सारे कंपनीज को आपको दिया एक यूनिट्स कि कितने पोल्यूशन आप कर सकते हो, जिसको बोला कैप। कैप का मतलब मैक्सिमम पोल्यूशन, मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। अब क्या होता है, हाँ, अगर किसी का पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो वो उस कंपनी से ये खरीद लेता है जिसका पोल्यूशन कम हुआ है, यूनिट्स खरीद लेता है। इसको कैप एंड ट्रेड बोलते हैं, वो मैंने पूरा का पूरा आपको समझाया था। ये क्या होता है बेटा? ये कब होता है? ये होता है कहीं ना कहीं एक्सटर्नैलिटीज़ कम करने के लिए, पोल्यूशंस वगैरह के केस में उसको कम करने के लिए। तो हमने किस में पढ़ा है कि जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है एक्सटर्नैलिटीज़ करेक्ट करने के लिए, हाँ जी, करेक्शन, ठीक है। ट्रू ऑफ द सोशल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो सोशल कॉस्ट इज प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, ये बिल्कुल सही है। प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल, ये तो बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी जो जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सब बेकार है। द स्टैट्यूटरी डिस्क्लेमर दैट म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बेटा जब भी आप इन्फॉर्मेशन देते हो तो जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है उसका करेक्शन होता है वो, कि भाई हमको इंश्योर करना है कि आप सामने वाले को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दो, है ना। कोई आगे अगर मान लो टीवी पे आके बोल दे म्यूचुअल फंड सही है, आपको पता ही नहीं है भाई म्यूचुअल फंड में क्या होता है क्या नहीं होता, उसको देख के सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अब मान लो अगर किसी को म्यूचुअल फंड्स के बारे में नॉलेज नहीं है, उसके पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, हाँ, तो उसको तो लॉस होगा ना। इसलिए इंश्योर किया कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो इसलिए डिस्क्लेमर आता है, बिल्कुल आता है, यस, ठीक है। तो क्या बोलता है? प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, और वो सब चीज़ें, दैट इज व्हाट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन टू करेक्ट इन्फॉर्मेशन का फेलियर, यस। अच्छा, ये थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन था, 25th आपके एग्जाम में आया था कि व्हाट डज द टर्म लेमन मीन्स इन द प्रॉब्लम ऑफ लेमन्स प्रॉब्लम। मेरे हिसाब से लेमन्स का मतलब होता है आपकी पुअर क्वालिटी कार्स, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ने बोला कि यहाँ पे लेमन का मतलब है दोनों कार्स। हम यहाँ पे टोटल कार्स की बात करते हैं और कार को लेमन बोला गया है। तो एग्जाम में अगर आएगा तो आप चूज़ करना बोथ पुअर एंड गुड क्वालिटी कार्स। मेरे हिसाब से इसका क्या था, बेसिकली आपका स्क्रैप्ड यूज कार, मतलब बेकार की कार्स। लेकिन ठीक है, इंस्टीट्यूट ने बोला बी, तो अपने को बी चूज़ करना है। यहाँ पे आपका यूनिट 2 भी खत्म हो गया, गुड जॉब। आ जाओ भाई फटाफट से यूनिट 3 पे। Yes, so unit number 3 क्या बोलता है? द प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग डैश इज अ स्टेटमेंट दैट प्रेजेंट द डिटेल्स ऑफ वेयर द मनी। हाँ जी, पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ को जा रहा है, दैट इज ऑब्वियसली बात है बजट, ठीक है। द बजट इज प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, अलॉन्ग विद द कंसल्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स और बाकी सब चीज़ें। या
यहाँ पे आएगा नीति आयोग एंड अदर रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज। तो जब भी बजट का पूरा प्रोसेस होता है तो सबके साथ डिस्कशन होता है, कंसल्टेशन होता है कि क्या करना चाहिए, पॉलिसी कैसे बननी चाहिए। तो स्टेक होल्डर्स हो गए, नीति आयोग ऑब्वियसली बात है, थिंक टैंक है वो, अदर रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज, एजुकेशन मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्रीज, उनसे बात होती है। द बजटरी प्रोसीजर्स आर, तो क्या होता है भैया, सबसे पहले क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करेक्ट, मैंने पूरा का पूरा आपको बताया हुआ है ना, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ द बजट, देन उसको हम लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं, देन उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन होता है, ऑल ऑफ द अबव। विच आर्टिकल, यहाँ पे भी आर्टिकल है, बिल्कुल है बेटा, आर्टिकल of the constitution provides that in respect of every financial year the president का responsibility has to make sure that budget is presented in both the houses, shall cause to be laid before both the houses, yes the annual financial statement। तो हमारे constitution में budget word mention नहीं है बेटा, हमारे constitution में annual financial statement है which is budget only। article कौन सा है, article 112, ठीक है। the budget document depicts information relating to receipts and expenditure for 2 years they are। तो मेनली बेटा आपके वैसे तो 3 साल होते हैं, तो लिखा उसमें 2 साल है। कौन से 2 साल होते हैं, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। एक आपका क्या होगा, प्रीवियस ईयर का एक्चुअल डेटा, करेक्ट बात है। करेंट ईयर के 2 डेटा होते हैं, एक जो एक्चुअली में करेंट ईयर के स्टार्टिंग में एस्टिमेटेड था, यस, और करेंट ईयर का जो रिवाइज एस्टिमेट होता है, क्योंकि अभी करेंट ईयर ख़त्म नहीं हुआ, करेंट ईयर के फरवरी में 1 फेब को आपका क्या आता है, बजट आ जाता है। और एक आपका एनसुइंग ईयर मतलब आपका नेक्स्ट ईयर का क्या आता है, एस्टिमेट्स। ये हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो, बजट एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर रिस्पेक्ट ऑफ करेंट एंड एनसुइंग ईयर, एग्जैक्टली कि जो आपका बजट एस्टिमेट था करेंट ईयर का और आपका नेक्स्ट ईयर का जो होगा, फॉर द करेंट ईयर थ्रू रिवाइज एस्टिमेट्स। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है कि करेंट ईयर के रिवाइज एस्टिमेट्स और एक्चुअल ऑफ द प्रीवियस ईयर, सॉरी एक्चुअल ऑफ द ईयर प्रीसीडिंग द करेंट ईयर, यस एक्चुअल ऑफ द ईयर प्रीसीडिंग द करेंट ईयर, दैट इज प्रीवियस ईयर ओनली। तो इसका मतलब ये सही है, हाँ जी सही है, सारे सही है। फाइनेंस मिनिस्टर जो अपना बजट स्पीच देते हैं एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग द बजट बिफोर, तो कहाँ पे देते हैं, लोकसभा में देते हैं, ठीक है, ऑलराइट। पार्ट ए, बजट स्पीच के बेटा 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट ए, एक आपका पार्ट बी होता है। पार्ट ए में बेसिकली क्या होता है, पार्ट ए में आपको बताया जाता है पूरे मैक्रो इकोनॉमिक के सिचुएशन के बारे में, ठीक है, जो पॉलिसीज़ वगैरह आई थी उनके बारे में बताया जाएगा, राइट, नेक्स्ट ईयर का क्या बजट एस्टिमेट है, वो सब चीज़ें। पार्ट बी में आपका मेन होता है टैक्सेशन वाला पार्ट, जो हमारा इंटरेस्ट वाला पार्ट होता है। तो इधर आओ, द प्रोग्रेस द गवर्नमेंट हैज़ मेड ऑन वेरियस डिपार्टमेंट्स सच ठीक है डायरेक्शन एंड द गवर्नमेंट टैक्स। तो जैसे ही आपको यहाँ पे क्या दिख गया बेटा, गवर्नमेंट का टैक्स प्रपोजल्स, यस ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये पार्ट बी में होता है, ये पार्ट ए में नहीं होता। करंट मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, प्रीवेलिंग मतलब करंट, और आपका बजट एस्टिमेट्स, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बस आप अगर आपको इतना भी पता होगा ना कि भाई आपका टैक्स प्रपोजल वाला बजट में ए में पार्ट ए में नहीं आ सकता, तो आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा कि भाई क्योंकि पार्ट आपके ऑप्शन नंबर ए में और सी में गवर्नमेंट का टैक्स प्रपोजल है। बाय कन्वेंशन इन द इलेक्शन ईयर में कन्वेंशन चलता आ रहा है, मतलब प्रथा चलती आ रही है कि बजट हमेशा 2 बार प्रेजेंट होगा, एक जो आपका इलेक्शन होता है उससे पहले के लिए, ठीक है, कुछ महीने जो होते हैं, और एक आपके इलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट बन जाती है उसका जो आपका मेन बजट होता है, ट्वाइस, ठीक है। ऑल द रेवेन्यूज रिसीव, लोन्स रेज्ड, ऑल द मनी रिसीव्ड इन रीपेमेंट ऑफ लोन आर क्रेडिटेड। तो बेटा गवर्नमेंट को जो भी पैसा मिलता है, टैक्स का पैसा हो गया, कहीं से लोन लिया तो वो हो गया, वो सब चीज़ें सारा इकट्ठा होता है कहाँ पे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ठीक है, CFI। कॉन्टिजेंसी में क्या होता है बेटा, कॉन्टिजेंसी में कुछ अमाउंट रखा हुआ है, यस ठीक है। इन केस देखो CFI में क्या होता है, CFI में मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप पैसा निकाल सकते हो आफ्टर पासिंग द अप्रोप्रिएशन बिल, मतलब आपको कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है आपको यहाँ से पैसा निकालने के लिए। लेकिन अगर मान लो बेटा अभी टाइम नहीं है अप्रूवल वगैरह का, ये कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आपने इसलिए क्या करा है, कुछ अमाउंट रखा हुआ है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में, जिसमें बस आपको प्रेसिडेंट के साइन चाहिए होते हैं, प्रेसिडेंट का परमिशन चाहिए होता है, आप कॉन्टिजेंसी फंड से पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। और जब वो पूरा इमरजेंसी खत्म हो जाएगा तो आपको दोबारा से जितना पैसा आपने कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से खर्च किया है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल के दोबारा से कॉन्टिजेंसी फंड में डालना होता है। तो ये हमने पूरा का पूरा क्लास में पढ़ा, ठीक है। डैश इज अ फंड प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ क्या, प्रेसिडेंट, करेक्ट बात है, to enable him to make advances to the government to meet unforeseen expenditure emergency, so that is contingency, all right. Article 266 of the Constitution of India dash is used in relation to all the fund flows where the government is acting as a banker। बेटा जहाँ पे भी आ गया government is acting as a banker, मतलब पब्लिक अकाउंट की बात हो रही है। यहाँ पे क्या होता है पब्लिक अकाउंट में, ये वो पैसा है जो पब्लिक का पैसा है ना, पब्लिक ने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है, EPF का पैसा, रिटायरमेंट पेंशन, वो सब चीज़ें जो पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज अ बैंकर, ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट को ये पैसा वापस करना होता है, ठीक है। तो आ जाओ भाई, आ जाओ फटाफट से आ जाओ, दिस इज पब्लिक अकाउंट, दिस इज पब्लिक अकाउंट,
मोशंस फॉर द रिडक्शन टू वेरियस डिमांड फॉर ग्रांट्स आर मेड इन द फॉर्म ऑफ, तो बेटा डिमांड फॉर ग्रांट का मतलब होता है कि जब आपका बजट प्रेजेंट हो जाता है उसके बाद यस आपका डिमांड फॉर ग्रांट होता है। डिमांड फॉर ग्रांट में बेसिकली होता है कि जो जो पैसा चाहिए सारी मिनिस्ट्रीज़ को, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को पैसा चाहिए होता है एग्जैक्टली, तो वो पार्लियामेंट में उसका वोटिंग होता है कि एक आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को इतना पैसा चाहिए, एजुकेशन को इतना चाहिए, तो वोटिंग होता है मतलब उसका अप्रूवल लिया जाता है। अगर किसी को लगता है कि नहीं भाई इस डिपार्टमेंट के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए पैसा बहुत ज़्यादा है, तो वो डिमांड कम की जाती है एग्जैक्टली। तो डिमांड कम करने के लिए एक मोशन पास होता है जिसको बोलते हैं कट मोशन। क्या बोलेंगे? कट मोशन। हाँ जी, कट मोशन, ठीक है। डैश इज इंटेंडेड टू गिव अथॉरिटी टू द गवर्नमेंट, एग्जैक्टली अथॉरिटी का मतलब पावर टू द गवर्नमेंट टू इंकर एक्सपेंडिचर फ्रॉम एंड आउट ऑफ CFI। ये मैंने आपको बताया कि आपके पास पावर कब आती है, अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए, जब आपका एप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है। एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा एग्जैक्टली, ठीक है, तब आप पैसे निकाल सकते हो, पैसे खर्च कर सकते हो। फाइनेंस बिल इज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा डैश आफ्टर, मतलब डैश द प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल बजट। पहले बजट प्रेजेंट होता है, उसके बाद आपका फाइनेंस बिल आता है, एग्जैक्टली आफ्टर द बजट। क्लियर है? द पार्लियामेंट के पास बेटा कितना टाइम होता है फाइनेंस बिल को पास करने के लिए? 75 डेज। जिस दिन आपका फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस हुआ विद इन 75 डेज फाइनेंस बिल आपका पास होना चाहिए, करेक्ट है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सरसाइजेज द कंट्रोल फॉर मैटर्स रिलेटिंग टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूनियन टैक्सेस थ्रू, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो मतलब आपका गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या है, आपके टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट बेसिकली आपका GST वगैरह हो गया, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में बने हुए बोर्ड, अच्छा डायरेक्ट टैक्स के लिए CBDT सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, ऑलराइट। इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए CBIC, अब बात समझे, तो CBDT आपका डायरेक्ट के लिए, इनडायरेक्ट CBIC, मतलब बोथ A&B, ओके। डैश रिसीट्स आर दोस रिसीट्स दैट लीड टू रिडक्शन इन द एसेट्स, मतलब रिसीट का मतलब जो पैसा मिलता है, तो गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता है उस पैसों की वजह से या तो गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो जाते हैं, हाँ, या आपकी लायबिलिटी बढ़ती है। इसको बेटा कैपिटल रिसीट्स बोलते हैं। जैसे कि आपने बोरिंग करी तो पैसा तो मिला लेकिन लायबिलिटी बढ़ गई। गवर्नमेंट ने अपने एसेट्स बेचे जिसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो एसेट्स कम हुए तब आपको पैसा मिला, है ना। गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया हुआ था, है ना, वो एसेट है, करेक्ट है। अब वो लोन के अगेंस्ट में पैसा मिल गया तो लोन वाला एसेट तो खत्म हो गया, यस, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीट्स बोलते हैं। सेंट्रल्स नेट टैक्स रेवेन्यू इज कलेक्टेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ डैश फ्रॉम टोटल टैक्स रेवेन्यू, तो नेट टैक्स रेवेन्यू कि सेंट्रल का कितना नेट टैक्स रेवेन्यू है वो कैसे निकालते हैं बेटा? जब हम स्टेट का शेयर निकाल देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्सेस में से स्टेट के साथ शेयर डिस्ट्रीब्यूट करती है, और आपका नेशनल कैलामिटी कॉन्टिंजेंट ड्यूटी है, यस नो, इसको निकाल देते हैं, तब जाके आपका क्या आता है? तब आपका आता है सेंट्रल का टैक्स रेवेन्यू। सिंपल, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक डेट मैनेजमेंट, तो बेटा यहाँ पे क्या है, पब्लिक डेट जो है वो दो टाइप का होता है, एक आपका इंटरनल, एक आपका एक्सटर्नल डेट। इंडिया के अंदर से लोन लिया जाएगा, दैट इज इंटरनल डेट। तो जो इंटरनल डेट है वो RBI देख रहा है, ठीक है, ऑलराइट, RBI के अंदर भी डिपार्टमेंट्स हैं। और उसके बाद दूसरा जो एक्सटर्नल डेट है, मतलब बाहर से आपने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, किसी कंट्री से आपने लोन लिया, बायलेटरल, मल्टीलेटरल, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब पब्लिक डेट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एग्जैक्टली। डिसइन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इज क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है गवर्नमेंट ने अपने PSUs में अपना शेयर प्राइवेट को बेच दिया, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट, करेक्ट बात है। कैपिटल रिसीट्स में आता है नॉन डेट। कैपिटल रिसीट्स को भी हमने बेटा दो पार्ट में क्लासीफाई किया, एक आपका डेट, ठीक है, एक आपका नॉन डेट। डेट में आपकी क्या आ जाती है? बोरिंग्स, जिससे आपकी लायबिलिटी बढ़ती है, और जिससे लायबिलिटी नहीं बढ़ती है नॉन डेट। दो आते हैं इसमें, एक आपका डिसइन्वेस्टमेंट, या तो आपकी लोन की रिकवरी हुई है, आपने किसी को लोन दिया था उससे आपको पैसा मिल गया, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। डैश इज द नोडल डिपार्टमेंट, मतलब आपका टॉप डिपार्टमेंट, मेन डिपार्टमेंट, ओवरसीइंग द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब जो आपका गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है कि भाई किस तरीके से खर्चे होते हैं और क्या क्या आप अब गवर्नमेंट जो सर्विसेज देता है उसकी प्राइसिंग क्या होती है, ये सब आपका पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अच्छा ठीक है, तो इसका डिपार्टमेंट कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, एक्सपेंडिचर, ठीक है। यस, रिस्क एसोसिएटेड विद द एक्सटर्नल डेट इज, जो आप बाहर से लोन लेते हो ना उसमें रिस्क होता है। सर क्या रिस्क होता है बेटा? बाहर से लोन लेते हो, फॉरेन करेंसी आती है, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएट करती है ना। अब मान लो आपने बाहर से लोन लिया, यस, जब आपने लोन लिया तो $1 90 का था, तो बाहर से $1 का लोन लिया, आपको 90 रुपीज़ मिले, आप 90 रुपीज़ खर्च कर रहे हो। कुछ दिन बाद ये 95 का हो गया, यस, आपने कितना लोन रीपे करना है? $1, लेकिन अब $1 के लिए आपको 95 रुपीज़ पे करना पड़ेगा।
तो आपकी करेंसी यहाँ पे क्या हो रही है, डेप्रिशिएट। तो रिस्क क्या है, अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई तो ज़्यादा पेमेंट जाएगी, एग्जैक्टली हाँ है ना, ठीक है। द करेंसी ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ एक्सटर्नल लोन लेंडिंग टू डैश इन द गवर्नमेंट डेट सर्विंग कॉस्ट, लेंडिंग टू इंक्रीज इन द डेट सर्विंग कॉस्ट। सर्विसिंग कॉस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, जो आपको रीपे करना है, आपको इंटरेस्ट पे करना है वो सब। तो यहाँ पे आंसर है डेप्रिसिएशन। यस, जब आपका करेंसी डेप्रिशिएट करेगा तो आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, करेक्ट बात है। ब्रॉड पिलर फॉर डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, तो जो भी आपको स्ट्रैटेजी बनानी है तो उसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक, यू हैव टू मेक श्योर कि जो आप लोन ले रहे हो उसकी कम से कम कॉस्ट हो, उसमें कम से कम रिस्क हो, एग्जैक्टली। और आपको अपने डोमेस्टिक जो मार्केट है उसी को डेवलप करना है ताकि बाहर से लोन लेने ना पड़े, है ना। डेट आपका सस्टेनेबल हो, ये सब चीज़ें। तो लो कॉस्ट आपको ये इंश्योर करना है, रिस्क मिटिगेट हो, ज़्यादा रिस्क ना हो, और मार्केट डेवलपमेंट आपका डोमेस्टिक मार्केट जैसे आरबीआई ने किया, है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए, बिल्कुल सही बात है। आपका रिटेल डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, रिटेल डायरेक्ट आता है ना आपका, दैट इज गवर्नमेंट के बॉन्ड का मार्केट डेवलप करना, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग डोमेस्टिक मार्केटेबल डेट, तो मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक डेट कौन देखता है बेटा, आरबीआई। आरबीआई में भी, हाँ जी सर एक डिपार्टमेंट से, हाँ, तो लेकिन यहाँ पे आंसर क्या आपका, आरबीआई। एक्सटर्नल डेट, जो आप बाहर से लोन लेते हो, या तो आपने डायरेक्टली किसी कंट्री से लिया तो बायलेटरल, वर्ल्ड बैंक से लिया जिसमें मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व होती है तो आपका मल्टीलेटरल, मैनेज बाय आपका मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एग्जैक्टली। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, क्लियर है, ठीक है, ऑलराइट। इंटरेस्ट पेमेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ, तो बेटा जो आप इंटरेस्ट पे करते हो आपका नॉर्मल खर्चा है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, आपके एसेट्स इंक्रीज हो रहे होते हैं या आप अपनी लाइबिलिटी को पे कर रहे होते हो, है ना, तो उसके अलावा जो खर्चा होता है दैट इज आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। सर डैश शोज द गवर्नमेंट रेवेन्यू इज इनसफिशिएंट टू मीट द रेगुलर एक्सपेंडिचर, आपका गवर्नमेंट रेवेन्यू, हाँ रेगुलर एक्सपेंडिचर मतलब यहाँ पे बात हो रही है रेवेन्यू रिसीट्स, यस, और आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, गॉट इट सर। तो दैट शोज द गवर्नमेंट रेवेन्यू इज इनसफिशिएंट टू मीट द रेगुलर एक्सपेंडिचर्स इन कनेक्शन विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बजट, ओके। तो यहाँ पे इसका मतलब रेवेन्यू डेफिशिट है, हाँ रेवेन्यू डेफिशिट है, गॉट इट सर, गॉट इट, नो प्रॉब्लम। द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग, सर टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट जिसमें आपका बोरिंग नहीं है, इसी को फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, है ना, कि जब मैं क्या कर रहा हूँ टोटल एक्सपेंडिचर ले रहा हूँ मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी, यस, और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स मतलब यहाँ ले रहे हैं टोटल रिसीट्स जिसमें हम बोरिंग्स को नहीं लेते, मतलब रेवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट दोनों आ रही है लेकिन बोरिंग वाली नहीं आ रही, क्योंकि आपको यही तो निकालना है कि भाई आपका एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा है और आपको कितने बोरिंग की रिक्वायरमेंट है। अभी तक आप कितनी बोरिंग कर चुके हो उसको छोड़ो, टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है, दैट बोरिंग रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट, एग्जैक्टली फिस्कल डेफिसिट, क्लियर है, ओके। शोज द टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने बोला टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट हम किसको बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट को बोलते हैं। सर डैश टेल्स हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट्स बोरिंग्स आर गोइंग टूवर्ड्स मीटिंग एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट्स, इसका मतलब क्या है कि जब आप फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट्स हटा दोगे, कि जो मेरी बोरिंग रिक्वायरमेंट है, अब उस बोरिंग रिक्वायरमेंट में कुछ पैसा तो इंटरेस्ट के लिए भी पे करना पड़ेगा, हाँ, तो इंटरेस्ट पेमेंट्स के अलावा जो आपकी बोरिंग रिक्वायरमेंट है वो आपको बताता है प्राइमरी डेफिसिट, यस यस। तो प्राइमरी डेफिसिट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट्स आपको हटानी होती है, ओके। प्रोग्रेस कार्ड, हाँ जी ये मैंने क्लास के एंड में आपको दिखाया था, प्रोग्रेस कार्ड ऑन व्हाट वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स हैव डन, कि भाई जिसने जितना बजट में अपना डिमांड फॉर ग्रांट लिया था, मतलब जितना पैसा उसको दिया गया था, जिस पर्पज़ के लिए दिया गया था, जो पॉलिसीज़ वगैरह थी, उसका क्या आउटकम आया है ना, तो वो आपका आउटकम बजट होता है, आउटकम बजट होता है। अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट 20,500 करोड़ है और इंटरेस्ट आपका 3,500 करोड़ है, तो फिस्कल डेफिसिट कितना होगा, तो बेटा फॉर्मूला क्या है कि प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, तो इसको प्लस करेंगे आपका फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा, दैट इज 24,000 करोड़। अगेन एक क्वेश्चन आता है, द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू द कंट्री फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, प्राइमरी डेफिसिट आपको बताना है, तो देखो फिस्कल डेफिसिट है आपका 24,000, नेट इंटरेस्ट आपका 2,000, तो क्या 22 आएगा, यस सर, इजी क्वेश्चन, ये एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम का क्वेश्चन है, आ जाओ। ऑल द रेवेन्यूज रिसीव, हाँ जी, इन रिपेमेंट ऑफ लोन्स, ये तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, कंसोलिडेटेड पढ़ चुके कि जो भी पैसा वगैरह आपको मिलता है वो कहाँ इकट्ठा होता है, इकट्ठा होता है आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, एग्जैक्टली, ठीक है। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स इंक्लूड मार्केट लोन्स, बेटा नॉन डेट में आपका बोरिंग तो आ नहीं सकता, तो ये तो नहीं आएगा। स्टेट प्रोविडेंट फंड, ये भी आपका एक टाइप का बोरिंग होता है,
आपका बोरिंग है कि जो आपको प्रोविडेंट फंड से पैसा मिल रहा है, प्रोविडेंट फंड इज काइंड ऑफ बोरिंग, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं आएगा, ठीक है। रिकवरी ऑफ लोन में आपको देखो, मैं आपको बता चुका हूँ कि नॉन डेट में आपकी दो चीज़ें आती हैं कि जो लोन आपने दिया था उसकी रिकवरी हो रही है, येस, जो लोन आपने दे रखा है, आपका एसेट था, उसकी रिकवरी हो रही है, उससे पैसा मिल रहा है, रिकवरी ऑफ लोन, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे आ सकता था। द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया, ये बार बार रिपीट क्यों हो रहा है सर? फिजिकल डेफिसिट, हाँ जी फिजिकल डेफिसिट सर। द रिसीट्स विच नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉट एनी नॉर एनी रिडक्शन इन द एसेट्स। तो देखो ऐसी रिसीट्स जिससे लाइबिलिटी क्रिएट होती है और एसेट्स कम होते हैं, वो कैपिटल रिसीट्स होती है। तो कैपिटल रिसीट्स के बारे में बात नहीं कर रहा, नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी, तो रेवेन्यू रिसीट के बारे में बात कर रहा है, यस। कैपिटल रिसीट के अलावा जो दूसरी रिसीट है वो आपका रेवेन्यू रिसीट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट प्रेजेंटेड इन द बजट डॉक्यूमेंट्स, कि बजट डॉक्यूमेंट्स में कौन से ईयर की इन्फॉर्मेशन नहीं आती। तो मैंने आपको बताया कौन कौन से ईयर की आती है, कौन से की नहीं आएगी। करंट फाइनेंशियल ईयर का एस्टीमेट आता है। एनस्विंग मतलब नेक्स्ट ईयर का आता है, बिल्कुल आता है। रिवाइज्ड एस्टीमेट ऑफ द एनस्विंग, बेटा एनस्विंग मतलब नेक्स्ट ईयर का रिवाइज क्यों आएगा? नेक्स्ट ईयर का तो अभी बजट एस्टीमेट आएगा, रिवाइज आता है सिर्फ करंट ईयर का, तो इस ये गलत हो गया, हाँ जी गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर ओवरसीइंग, अगेन रिपीट हो गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, हाँ आपका टेस्ट ले रहा हूँ मैं अभी उसी टाइम पे, ठीक है, कि बताओ अभी पढ़ा था ना, हाँ क्या आंसर होगा इसका? आंसर है सर इसका आपका डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। हाँ मैं बताऊँ, वो क्वेश्चन मैंने पहले डाला हुआ था अपने बुक्स में, फिर मैंने ये PYQ ऐड किया तो वो मैच हो गए, और कोई बात नहीं है। आर्टिकल 112 अभी पढ़ा था हमने, वो कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेसिडेंट, एग्जैक्टली 112 of Indian Constitution provides that in respect of every financial year, the president shall cause to be laid before both the houses a statement, yes sir yes, उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? बजट। लेकिन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। लास्ट के 2 MCQs आपके यूनिट 3 के। ड्यूरिंग द बजट प्रोसीडिंग लोकसभा, हाँ द स्पीकर ऑफ लोकसभा वंस, हाँ द प्रिस्क्राइब टाइम इज ओवर पुट ऑल द आउटस्टैंडिंग डिमांड फॉर ग्रांट्स, यस। तो इसका मतलब क्या है बेटा? देखो जैसे मैंने आपको बोला कि डिमांड फॉर ग्रांट्स का डिस्कशन होता है लोकसभा में, हर मिनिस्ट्री का जो डिमांड है हाँ वो डिस्कस होगा, एग्जैक्टली। अब उसके लिए आपको टाइम अलॉट है कि इतने टाइम में आपको पूरा का पूरा वोटिंग करके ख़त्म करना है। तो अगर वो लास्ट डेट तक आपकी सारी मिनिस्ट्रीज़ की वोटिंग नहीं होती है, तो लास्ट डे में जितनी भी आउटस्टैंडिंग डिमांड बची है वो सारी की सारी एक साथ उनकी वोटिंग हो जाती है। इस प्रोसेस को गिलेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? गिलेटिन, एग्जैक्टली। 42 क्या बोलता है? कह रहे हैं ड्यूरिंग रिसेशन द गवर्नमेंट इंक्रीजेस इट्स एक्सपेंडिचर और कट डाउन द टैक्सेस। द गवर्नमेंट इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर, यस, और कट डाउन टैक्सेस, अच्छा ठीक है, ऐसा होता है। हाँ रिसेशन में क्या होता है बेटा? हमें लानी होती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, हाँ जी, जिसमें गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करे और टैक्सेस को कम करे ताकि डिमांड वगैरह बढ़े। डेफिसिट बजट्स, तो देखो बजट्स आपके 3 टाइप के होते हैं। बैलेंस बजट जहाँ पे गवर्नमेंट का रिसीट इज इक्वल्स टू गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। सर उसके बाद होता है अनबैलेंस्ड, है ना, जिसमें आपका डेफिसिट आएगा और सरप्लस आएगा। डेफिसिट का मतलब है जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के रिसीट से ज़्यादा है, यस, ये आपका डेफिसिट हो जाता है। ये कब होगा? जब आपका रिसेशन चल रहा है, हाँ, है ना, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में होगा। डेफिसिट बजट आर एक्सपेक्टेड टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी वाइल सरप्लस स्लो डाउन करता है। सरप्लस का मतलब होता है जहां गवर्नमेंट आपसे टैक्स से ज़्यादा ले रहा है और खर्चा कम कर रहा है। हाँ अगर हमसे टैक्स से ज़्यादा लेगा तो ऑब्वियसली बात है हमारी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास 100 रुपये थे, अब गवर्नमेंट मुझसे बहुत टैक्स दे रहा है, मेरे पास पैसे ही नहीं बचे, डिस्पोजेबल इनकम, तो मैं गुड्स की डिमांड कम करूंगा। तो बिल्कुल सही बोल रहा है वो कि डेफिसिट बजट में डिमांड बढ़ता है और सरप्लस बजट में डिमांड कम होता है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके ठीक है। यहाँ पे आपका यूनिट 3 भी हो गया। मैंने कोशिश करी है कि सारा का सारा हम रिवाइज भी कर लें। फटाफट से आते हैं बेटा यूनिट नंबर 4 पे। हाँ जी, तो फटाफट से आते हैं फिस्कल पॉलिसी पे। तो भैया फिस्कल पॉलिसी क्या कहता है ज़रा ये देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल ये देखते हैं क्या बोलता है। कह रहे चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है भाई, पढ़ो आराम से सारे के सारे स्टेटमेंट्स पढ़ो। फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ चेंज इन टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बात तो ठीक है। वाइल मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व यूज़ ऑफ प्राइस एंड प्रॉफिट कंट्रोल, गलत। मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ इंटरेस्ट रेट्स वगैरह। फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ, अरे भाई गलत, इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ चेंज इन टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। वाइल मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट रेट्स, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी, एग्जैक्टली। ओके आ जाओ। When spending by the government in economy replace the private spending, क्या पढ़ा था हमने कि सर फिस्कल पॉलिसी में क्या हो जाता है ना, क्योंकि जैसे मान लो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, गवर्नमेंट को बहुत लोन चाहिए खर्चा वर्चा करने के लिए, रिसेशन चल रहा है ना, एक्सट्रीम आपका कॉन्ट्रैक्शन रिसेशन वगैरह चल रहा है। तो अब क्या है, अब इकोनॉमी तो जा रही है नीचे गड्ढे में जा रही है, अब गवर्नमेंट को खर्चा करना है तो गवर्नमेंट बैंक से लोन लेती है।
जब गवर्नमेंट बैंक से लोन लेती है तो लोन की डिमांड बढ़ जाती है, लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने लोन किया, खर्चा वर्चा करना शुरू किया। अब प्राइवेट जो आपके फर्म्स है, जो बिज़नेस है, उनको भी दिखता है, उनको कॉन्फिडेंस आता है, वो जाती है लोन लेने के लिए ताकि इन्वेस्टमेंट्स करें। अब जब वो लोन लेने के लिए जाएंगी तो उनको दिखा लोन तो महंगा हो गया, वो ज़्यादा लोन ले नहीं पाती। तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग ने प्राइवेट स्पेंडिंग को रिप्लेस कर दिया। इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट, कि प्राइवेट स्पेंडिंग आपकी क्राउड आउट हो गई है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकग्निशन लैग। हाँ, हमने पढ़े हैं, लैग पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं, कि आपने रिकग्नाइज करने में ही देरी कर दी। आपके इकोनॉमी में क्या चल रहा था, रिकग्नाइज करने में देरी कर दी। किस चीज़ की? कि भैया ज़रूरत थी आपके एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी की। तो इसमें क्या बोलते हैं? डिले इन रिकग्नाइजिंग। तो वर्ड ही आ गया, वैसे तो यहाँ पे वर्ड आ गया। हाँ ठीक है, आ जाओ भाई, फटाफट से आ जाओ। इसके बाद अच्छा, पहले हम चारों के चारों लैग रिवाइज करें क्या? देखो तो क्या बोलता है? डिले इन मेकिंग अ डिसीजन। अगर डिसीजन लेने में, देखो पहली बात तो पॉलिसी को रिकग्नाइज करने में आपने देरी कर दिया। अच्छा ठीक है, ऑलराइट सर, ऑलराइट। रिकग्निशन लैग, आपने पॉलिसी को रिकग्नाइज कर लिया कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लेके आनी है। अब क्या करना है? खर्चा आपको बढ़ाना है, टैक्सेशन में कुछ करना है, क्या? डिसीजन लेने में देरी कर दी, डिसीजन लैग। अच्छा ठीक है, कि क्या पॉलिसी लेकर आए। अब डिसीजन ले लिया, उसको इम्प्लीमेंट करने में पॉलिसी कर दी, मतलब देरी कर दी, इम्प्लीमेंटेशन लैग। एग्जैक्टली, इम्प्लीमेंट कर दिया लेकिन उसका रिजल्ट एक दिन में नहीं दिखता बेटा, आउटकम लैग, ठीक है, कि रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। ओके, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कैन इन्वॉल्व। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है? आप अपने इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को थोड़ा कम कर रहे हो ताकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो गवर्नमेंट अपना खर्चा कम करता है और टैक्स को इंक्रीज़ कर देता है ताकि डिमांड थोड़ी कम हो जाए, डिक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीजिंग द टैक्सेस। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है? जब आपको अपनी इकोनॉमी में एक्सपेंशन लेके आना है, रिसेशन चल रहा है, एक्सपेंशन लेके आना है, तो गवर्नमेंट बहुत खर्चा करता है ताकि डिमांड बढ़े, टैक्स को कम करता है ताकि आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़े, आपकी डिमांड बढ़े। एग्जैक्टली। तो रिडक्शन इन द इन्फ्लेशन, क्या ये ऐसा है? हाँ जी एवरीबडी, कि भाई इन्फ्लेशन कम करना है? नहीं बेटा, इन्फ्लेशन तो है ही नहीं, रिसेशन चल रहा है, ठीक है। एक्सपोर्ट इंक्रीज करने हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तो यहाँ पे बात ही नहीं होती। मेन यहाँ पे क्या होता है? क्लोज द रिसेशनरी गैप। रिसेशनरी गैप मतलब आपका इकोनॉमी में रिसेशन गैप है, एग्रीगेट डिमांड बहुत कम है ना। यस सर, एवरीबडी यस नो, जितनी होनी चाहिए। रिसेशनरी गैप को क्लोज करने के लिए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। इन्फ्लेशनरी गैप है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। विच लैग इन्वॉल्व्स डिलेज इन ब्रिंगिंग इन लेजिस्लेशन एंड इम्प्लीमेंटिंग दैम, कि भाई आपने इम्प्लीमेंट करने में देर कर दी है, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन लैग। फिस्कल पॉलिसी जो है वो डिमांड साइड की पॉलिसी है। क्यों? फिस्कल पॉलिसी बेटा आपके डिमांड को इम्पैक्ट करती है, कि जैसे आपके टैक्सेस इंक्रीज हो गए, आपकी इनकम में से टैक्स जा रहा है, हाँ है ना, आपके पास डिस्पोजेबल इनकम कम बची है, आपकी डिमांड कम ज़्यादा होगी, करेक्ट बात है। अगर टैक्स इंक्रीज हो गया तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, टैक्स डिक्रीज कर दिया तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो बेसिकली आपकी फिस्कल पॉलिसी डिमांड को इम्पैक्ट करती है। गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करता है, इनकम इंक्रीज करता है, डिमांड पे इम्पैक्ट आता है। इन विच टाइप ऑफ बजट फिस्कल पॉलिसी विल बी अननेसेसरी। तो 3 टाइप के बजट थे। हाँ, जो बैलेंस बजट है कि जितना गवर्नमेंट का रिसीट उतना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, वहाँ पे आपको फिस्कल पॉलिसी की जरूरत ही नहीं है। जैसे ना, तो बैलेंस्ड बजट में फिस्कल पॉलिसी का रिक्वायरमेंट नहीं है। मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी आर, सबसे ज़्यादा कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई फिस्कल पॉलिसी का? सबसे पहला हम चाहते हैं कि डिमांड बढ़े, रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड हो, हाँ या ना, ठीक है, प्राइस स्टेबल रहें। अगर बहुत इन्फ्लेशन है तो उसको कंट्रोल करो, प्राइस कम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको भी आपको मेंटेन करना है, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो। वही मोटे मोटे वही सेम आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज का आपका फुल एम्प्लॉयमेंट हो, प्राइस आपका स्टेबल रहे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। डैश मे गेट हायर प्रायोरिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज एज ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो हमने देखा था बेटा कि बेसिकली आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ प्रायोरिटीज़ आपके डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की, कुछ आपके डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की। हाँ जी, तो क्या बोला गया सुनो ध्यान से। इकोनॉमिक ग्रोथ, यस, आपका एम्प्लॉयमेंट, इक्विटी और स्टेबिलिटी, ये 4 आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपने पढ़े हैं। दोबारा से बोलता हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ, यस, इक्विटी का मतलब कि आपका जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कम करो, ठीक है, इक्विटी, यस। उसके बाद आपका रिसोर्सेज का फुल एम्प्लॉयमेंट, यस, और नेक्स्ट आपका स्टेबिलिटी। अब क्या होता है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, हाँ, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होती, प्राइस की स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया प्राइस स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम वहाँ पे होती है जहाँ पे इन्फ्लेशन हो रहा हो, डिमांड बहुत ज़्यादा हो। डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में ऐसा है ही नहीं। इस तरीके से मैंने आपको याद कराया था। तो कह रहे देखो, डेवलपिंग कंट्रीज़ में इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रॉब्लम है, वो प्रायोरिटी है। एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा, वो प्रायोरिटी है। इक्विटी, यस, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत है, तो स्टेबिलिटी यहाँ पे मिस हो जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी वर्क्स थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको ग्रोथ कम करनी है तो आप अपने एक्सपेंडिचर कम करोगे, टैक्सेस को इंक्रीज करोगे,
तो आपका इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंक्रीज इन पर्सनल टैक्सेस, गलत, सॉरी, हम एक्सपेंडिचर कम करेंगे ना, यस ये सही है, ये गलत है, ये सही है सर आपका ANC, ठीक है। डैश मीन्स देयर आर पॉसिबल डिलेज इन, अच्छा ये तो हमने पहले पढ़ लिया, इम्प्लीमेंटेशन लैग, ठीक है, 12th वही सेम आ गया। डिक्रीज इन द, क्योंकि आपके यूनिट 4 में कुछ खास MCQs है भी नहीं, डिक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंक्रीज इन टैक्सेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम, इंक्रीज इन टैक्सेस, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, एवरीबडी सुनो, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, ठीक बात है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी शुड आइडली लीड टू डैश गवर्नमेंट बजट, तो गवर्नमेंट बजट क्या होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपका गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होता है और गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा रही है तो रेवेन्यू ज़्यादा होता है, सरप्लस बजट होगा सर, इट विल बी सरप्लस बजट, या इसको हम क्या बोलते हैं कि अगर आपका पहले से बहुत डेफिसिट चल रहा है तो डेफिसिट कम हो जाएगा। आप बात समझे, एवरीबडी सुनो, तो यहाँ पे क्या बोला, गवर्नमेंट बजट डेफिसिट स्मॉलर डेफिसिट और सरप्लस बजट, लार्जर बजट सरप्लस, तो इसका मतलब कि बजट डेफिसिट या तो कम हो जाएगा या आपका सरप्लस होगा, या तो आपका सरप्लस होगा, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज डैश व्हेन देयर इज फियर ऑफ इन्फ्लेशनरी राइज इन प्राइसेस, मुझे बताओ बेटा कि अगर इन्फ्लेशनरी राइज है मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, यस, तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगानी पड़ेगी, एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज डिक्रीज, बहुत बढ़िया। ड्यूरिंग रिसेशन एंड द डिप्रेशन गवर्नमेंट कैन, अगर बेटा आपका रिसेशन चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, तो आपको एक्सपेंशन लेके आना है, टैक्सेस को कम करो, एक्सपेंडिचर बढ़ाओ, करेक्ट बात है। लेवी न्यू टैक्सेस गलत, इंक्रीज द रेट गलत सर, यहाँ पे लोअर द टैक्स रेट्स, ठीक है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो टैक्सेस को इंक्रीज करो ताकि डिमांड कम हो जाए, तो लेवी न्यू टैक्सेस, हाँ जी करेक्ट है। डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एग्जैक्टली, तो बोथ ए एंड बी। डैश हैज अ नेगेटिव नेट इफेक्ट ऑन द एग्रीगेट डिमांड सिंस लीकेजेस विल बी ग्रेटर, लीकेज हो गया बेटा यहाँ पे आपका टैक्स, इंजेक्शन हो गया आपका गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, है ना, कह रहा लीकेजेस विल बी ग्रेटर, तो कहाँ पे ऐसा होगा जहाँ पे टैक्स ज़्यादा होंगे और एक्सपेंडिचर आपके कम होंगे सर, जब गवर्नमेंट लेकर आएगी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, आपका बजट पूछ रहा है तो बजट आपका होगा सरप्लस, है ना, तो बजट सरप्लस, क्योंकि यहाँ पे टैक्स का रेवेन्यू ज़्यादा है तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, गवर्नमेंट खर्चा कम कर रही है। व्हाट एक्शंस कैन बी टेकन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, तो देखो कुल जुल के मिला जुल के वही सेम क्वेश्चंस आपके आते हैं और ये आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इधर आओ कि भाई इंट्रोड्यूस सब्सिडीज, देखो इन्फ्लेशन हो रहा है, यस, तो आप टैक्सेस को इंक्रीज करते हो, करेक्ट बात है, और एक्सपेंडिचर कम करते हो क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लेकर आना है, यस। सब्सिडीज आएगा, टैक्सेस कम होंगे, गलत सर। इम्प्लीमेंट ऑस्टेरिटी मेजर्स एंड रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हाँ सर। व्हाट इज ऑस्टेरिटी मेजर्स, हाँ तो बोलना ही नहीं आ रहा, तो बेटा ऑस्टेरिटी मेजर्स का मतलब यही है कि आपको अपने कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन लेकर आना है, कि आपको क्या करना है, आपको गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम करना, राइट, और टैक्सेस इंक्रीज करना, उनको मिला जुलू के ऑस्टेरिटी मेजर्स बोल देते हैं, ठीक है, ऑलराइट, सही तो सही है इसका मतलब। लेकिन गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूस करना, इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपको इंक्रीज रिड्यूस करनी है, द आंसर इज, हाँ जी फटाफट से बताओ, सही है, एवरीबडी सुनो सर, बिल्कुल ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, यस, है ना, मेरे को तो ऑप्शन नंबर बी भी ठीक लग रहा है। अगर हम सी को देखते हैं, लेवी न्यू टैक्सेस, हाँ करेक्ट है, रेज द टैक्स ऑफ एग्जिस्टिंग रेट, हाँ, तो दोनों सही लग रहे हैं सर, इस केस में दोनों सही लग रहे हैं, अच्छा तो हो सकता है भाई कि कई बार क्वेश्चन गलत हो, ऑप्शन गलत हो, सर इस केस में क्या करेंगे, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो इस क्वेश्चन में बेटा आप बी और सी में से कुछ भी करके आओगे तो आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। बाकी मैं एक बार चेक कर लूँगा, यस, अभी मैं सी को टिक कर रहा हूँ, मैं एक बार ऑस्टेरिटी मेजर्स थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लूँगा और आपको बताऊँगा कि एक्जैक्टली क्या है। बाकी मेरे हिसाब से दोनों ठीक है, राइट, ठीक है, दोनों ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यस सर यस, आर कंसिडर्ड टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, तो फिस्कल पॉलिसी में आपके कौन से टूल्स आते हैं, तो मेन आपका होता है टैक्स, एक्सपेंडिचर, हाँ इसमें बजट भी आ जाता है, बोरिंग भी थोड़ी थोड़ी यूज़ होती है, तो आपको क्या बोला गया, टैक्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट एंड बजट, ओके। व्हेन आउटकम ऑफ अ पॉलिसी आर नॉट विजिबल, जब आपको आउटकम नहीं दिख रहा है, डिले इन द आउटकम, डिले इन द इम्पैक्ट आपको नहीं दिख रहा, इम्पैक्ट लैग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी, देखते हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ये फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है, हाँ बेटा इक्विटी हमारा ऑब्जेक्टिव था, प्राइस का स्टेबिलिटी हमारा ऑब्जेक्टिव है, फुल एम्प्लॉयमेंट हमारा ऑब्जेक्टिव है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला हमारा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, हाँ या ना, ठीक है। तो दोस्तों हाँ मुबारक हो, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है, ठीक है। आई थिंक 1 घंटे के आसपास हमने लिया होगा और हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करें, कम से कम टाइम में मैंने कोशिश करी है, आई होप आपको मज़ा आया होगा, यस, चलो डन, चैप्टर नंबर 7 इज़ ओवर।